नमस्कार, आप देख रहे हैं N20 लाइव। तो लगातार हम कोशिश करते हैं कि कुछ नया आपको दिखाया जाए और आपको बता दें कि 31 मार्च के दिन बिहार बोर्ड ने मैट्रिक का रिजल्ट जारी किया और लगातार चौथी बार रिजल्ट जारी करने वाला पहला बोर्ड बन गया और इतिहास भी लिख दिया बिहार बोर्ड ने। और इस बार के जो नतीजे आए हैं, कहीं ना कहीं बहुत सारे यहाँ पे जो छात्र थे उनके सपने साकार हुए हैं, लेकिन कुछ खबरें सिवान से निकली जो असफल हो गए, वो आत्महत्या कर लिए। वो कहीं ना कहीं शर्मसार करती है इस तरह की खबरें। लेकिन अभी हम मौजूद हैं सिवान ज़िले में ही, और सिवान में जो जियाए गांव है, इस गांव में और बात करें तो आज के ज़माने में बहुत सारे एक से एक बड़े बड़े कोचिंग संस्था हैं और जो कोशिश करते हैं कि कुछ नया किया जाए, कुछ अच्छा रिजल्ट दिया जाए। लेकिन गांव देहात में भी इस तरह के रिजल्ट आने का उम्मीद जनता अब रखने लगी है, क्योंकि देखा जाए तो जियाए में जो ये कोचिंग संस्था है और यहाँ के जो सर हैं राजू सर, हालांकि इनका एक स्कूल भी चलता है, लेकिन उसमें स्कूल के पढ़ाने के बाद कुछ बच्चों को यहाँ पे ये 10th का तैयारी कराते थे। लेकिन जो नतीजे आए हैं, कहीं ना कहीं आश्चर्यजनक नतीजे हैं, क्योंकि देखा जाए तो टॉप 10 जो रिजल्ट बना है, बिहार का जो टॉपर हुए हैं लोग 480 नंबर के ऊपर सब टॉपर बने हैं। लेकिन ये जो राजू सर जो कोचिंग पढ़ाते थे, यहाँ पे 470 नंबर आया है सिवान जिले में। तो कहीं ना कहीं महज कुछ कदम दूर रहे ये टॉपर से। तो आइए हम जानते हैं इनसे कि कहाँ वो कमी रह गई कि 10 नंबर पिछड़ गए, नहीं तो ये भी टॉप 10 के लिस्ट में इनका भी नाम आता है, कोचिंग का भी छात्रों का नाम आता है। तो सर एक चीज़ है कि टॉप 10 का कहाँ कमी रह गई, वहाँ पे आप लोग नहीं पहुँच पाए? मैं तो समझता हूँ कि इनका प्रयास काफ़ी अच्छा रहा, लेकिन कोई बात नहीं है। अगर इस बार नहीं ला पाए, अगली बार और प्रयास किया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि बच्चे इससे और बेहतर करें, और मेरा प्रयास रहेगा कि बच्चे टॉप 10 में जरूर आए। सर एक चीज़ है कि देखा जाता है कि इतना नंबर लाने के लिए लड़के बहुत सारे जो हाई फाई कोचिंग होता है उसको ज्वाइन करते हैं, फिर भी उतना नंबर नहीं आ पाता है। और यहाँ पे आप लोग छोटा सा प्लेटफॉर्म पे इतना ज़्यादा नंबर दिए हैं, तो क्या रीज़न है इसका? किस तरह का तैयारी कराते थे आप लोग? देखिए, आप एक चीज़ अनुभव किए होंगे कि जो बड़ी बड़ी संस्थाएँ होती हैं वहाँ पे बच्चे जाते हैं और वहाँ पे सुविधाएँ बहुत ज़्यादा मिलती है, लेकिन सबसे ज़रूरी होता है कि जब हम पढ़ाई कर रहे हैं या शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो उसमें मेरा समर्पण कितना है वो मायने रखता है। मायने नहीं रखता कि हम बड़े संस्था में जा रहे हैं, छोटे संस्था में जा रहे हैं। बच्चों के अंदर अगर समर्पण है और वो पढ़ने के लिए उत्सुक है और सही मार्गदर्शन मिल जाए शिक्षक का, तो बच्चे बेहतर करते हैं। सर आप तो एक स्कूल भी चलाते हैं, अच्छा खासा आपका अनुभव है टीचिंग का, तो और पार्ट टाइम में ये पढ़ाते थे, उसके बाद भी इतना अच्छा रिजल्ट? ये पार्ट टाइम कभी नहीं समझा मैंने। अगर स्कूल में हूँ तो स्कूल में पूरा समर्पण रहेगा, और कोचिंग में हूँ तो बच्चों को हमेशा गाइड करते रहता था। क्या जो अनुभव है वो काम आया? बिल्कुल बिल्कुल, और बच्चों ने बहुत मेहनत किया, बहुत ज़्यादा। क्योंकि इसी देखा जा रहा है कि आप कोचिंग में कोई ऐसा लड़की है जो 100 में 100 नंबर लाई है, बिल्कुल मैथ्स में वो कहीं कहीं आश्चर्यजनक है यहाँ पे देखा जाए तो। वो पंकज सर का देना, काफ़ी मेहनत किया पंकज सर, ठीक है, बच्चों के पीछे। और कोर्स चूँकि लॉकडाउन था उसमें बड़ी समस्या हुई, क्लासेस नहीं चल पा रही थी और कोचिंग संस्था भी नहीं चल पा रहे थे, लेकिन कम समय में सर ने सिलेबस भी पूरा कराया और फिर उसको 2-3 बार रिवीजन भी कराया। और एक चीज़ देखा जाता है कि नेम फेम के पीछे जाना बच्चा ज़्यादा पसंद करता है, क्योंकि गार्जियन के हैंड से बाहर निकल जाता है और गार्जियन का देख रेख में पढ़ाई वो नहीं कर पाता है। लेकिन यहाँ पे आपसे पूर्व परिचित है सारे लोग यहाँ के, तो उन लोगों से क्या अपील करते हो ऐसे गार्जियनों से जो बच्चे पर ध्यान नहीं दे पाते हैं और बच्चे गलत डिसीजन ले लेते हैं? देखिए, मैं गार्जियन से यही अपील करना चाहूँगा कि बच्चों पे ध्यान दें, ठीक है, और उनको हमेशा एक सही रास्ते पर ले जाने की कोशिश करें ताकि बच्चे भटके नहीं। क्योंकि कई बार देखा जाता है कि गार्जियन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भूल जाते हैं। वो क्या करते हैं कि बच्चे गए कोचिंग आए, उसकी कोई जवाबदेही नहीं होती है। बच्चा कहाँ गया, कोचिंग में कितना समय दिया, या बच्चा घर पे आया कितने समय तक कहाँ गए। सबसे पहले गार्जियन को ये देखना है कि बच्चे जब कोचिंग जा रहे हैं या कहीं पढ़ने जा रहे हैं और घर पे आ रहे हैं तो उनका क्रियाकलाप कैसा है, कोई परिवर्तन तो नहीं हो रहा है। अगर परिवर्तन हो रहा है तो उसको वॉच करें और फिर उस पर उनको सही मार्गदर्शन दें। तो सर आपसे क्या उम्मीद रखा जाए अगले बार जब एग्जाम होगा मैट्रिक का 2023 में, तो उसमें टॉप 10 अगली बार प्रयास रहेगा कि एक नहीं कम से कम 5-6 बच्चे टॉप 10 में रहें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये जो छात्र हैं यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा नंबर लाई है, इनसे हम बात करते हैं, उसके बाद और भी सारे उन लोगों से भी बात करेंगे। क्या है सबसे ज़्यादा नंबर? कितना नंबर आया आपका? 470। किस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा नंबर आया है? मैथ में। कितना? 100 में 100। तो इस सफलता का श्रेय किसे देना चाहती हैं आप? पंकज सर को, क्योंकि उन्होंने मैथ मुझे बहुत अच्छे से पढ़ाया है। उन्होंने सारे मेरे डाउट्स क्लियर किए हैं और सारे कंसेप्ट को अच्छे समझाया है। एक चीज़ है कि देखा जाए कि जो टॉपर बने हैं लोग आपसे महज 4 से 5 नंबर ही ज़्यादा लाए हैं, वही टॉपर बने हैं। कहाँ कमी रही? 4 से 5 नंबर आप पिछड़ गए। आप मेहनत तो हम पूरा किए थे, अब नहीं हो पाया तो
क्या जब तैयारी कर रहे थे तो ये मन में क्वेश्चन उठा था कहीं टॉपर बन सकते हैं? हाँ, क्योंकि मेहनत तो हम लोग पूरा करते थे तो लगता था कि हम लोग टॉप 10 में आ सकते हैं। सर बोलते थे कभी कि टॉपर बनना है? हाँ, बोलते थे कि आप लोग इतना मतलब बहुत मेहनत कीजिए और अच्छे नंबर लेकर आइए या टॉप 10 में आप लोग आ सकते हैं अगर मेहनत कीजिएगा तो। देखा जाता है कि बड़े बड़े कोचिंग में जो लड़के पढ़ते हैं इससे अच्छा VIP कोचिंग भी है, इससे ज़्यादा फी भी लड़के देते हैं, लेकिन वहाँ भी इतना अच्छा रिजल्ट नहीं बना हुआ है और यहाँ पे उतना व्यवस्था भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद से जो पढ़ाई होता है कहने को काबिल तारीफ़ है और यहाँ पर अच्छा रिजल्ट भी बनाता है। क्या अपील करती है जो भी आगामी जो 10th के एग्ज़ाम देने वाले हैं 2023 में उन लोगों से आप? वो लोग भी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं क्योंकि सर लोग कम ही स्टूडेंट में बहुत अच्छे से समझाते हैं उन लोगों को और अच्छे से मतलब पढ़ाते हैं ना। और जब ज़्यादा बच्चा होता है लोग तो टीचर्स सब पे गौर नहीं कर पाते हैं ना। यानी यहाँ पे शिक्षा के आधार पे यहाँ पे लड़के आते हैं, पढ़ाई के आधार पे। तो देखिए ये सही बात है, आज का जो ज़माना है फैशन का ज़माना है, लेकिन जो वास्तविक जो शिक्षा होती है वो ऐसे ही संस्थाओं में देखने को मिलता है जो कम बच्चों को 100% देने का काम करते हैं और वही कर रहे हैं यहाँ पे जियाए गाँव में राजू सर, जो स्कूल तो पढ़ाते हैं लेकिन स्कूल से पढ़ाने के बाद ना तो इनका थकान दूर होता है ना इनका हरासमेंट होता है, फिर से पुनः अपने बच्चों के जो तैयारी कराते हैं तो उसमें लग जाते हैं। और यही दिन है कि जब आज रिजल्ट आए हैं तो बिहार में जो टॉपर बने हैं लोग उनसे महज 3 से 4 कदम की दूरी पर इनके छात्रा खड़ी है 470 नंबर लाकर। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैथ जो सबसे हार्ड सब्जेक्ट माना जाता है किसी भी छात्र के लिए, उसमें 100 में 100 लाने वाली इनकी एक छात्रा है और उसका श्रेय ये चंदन सर को दे रहे हैं क्योंकि चंदन सर ही मैथ पढ़ाने का काम करते थे छात्रा को, पंकज सर को। आइए इनसे बात करते हैं। तो आप ही मैथ पढ़ाते थे जी। तो किस तरह की तैयारी आप कराते थे कि 100 में 100 नंबर आ गया? कोई स्पेशल नहीं है, मतलब कि सिंपली जैसे पढ़ाया जाता है और नॉर्मल कॉन्सेप्ट क्लियर करना, मेरा ज़्यादातर ध्यान इसी बात पे था। तो देखा जाए तो सिवान में बहुत सारे शिक्षक है, आपसे भी ज़्यादा अनुभवी टीचर लोग हैं जी। लेकिन आप जिस तरह का तैयारी कराए हैं उसका नतीजा अब सामने दिखाई दे रहा जी। है। तो इसका श्रेय आप किसे देना चाहिए? छात्रों को देना चाहिए, अपने आप को देना चाहिएगा? नहीं, ऐसा बात नहीं है। यहाँ पे एक बेहतर संतुलन की बात है कि बच्चे और टीचर में एक अच्छा संतुलन बन पाया है जिसके वजह से एक अच्छा जितना एनर्जी आप लगाते थे उतना एनर्जी छात्र भी जी, लगाता था, जी। दोनों मिला तो पॉजिटिव रिजल्ट आया। जी। और इस कोचिंग के जो संस्थापक हैं राजू सर, उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? स्कूल चलाने के बाद भी इस तरह का सोच रखते हैं और अच्छा रिजल्ट दिए हैं। उनके विचार बहुत अच्छे हैं और उन्हीं लोगों के वजह से हम लोग एक टीम बना पाए हैं और प्रयास करते हैं लोग हर साल कि कुछ बच्चे और अच्छा रिजल्ट दें और हमेशा हम लोग का प्रयास रहेगा कि बच्चे इससे भी अच्छा रिजल्ट दें और अगले साल टॉप 10 में अपना स्थान बनाएं। क्योंकि देखा जाए तो ये जो स्कूल है BD स्कूल है, काफ़ी ज़मीनी स्तर से उठा हुआ है, अभी तक यहाँ तक पहुँचे हैं आप लोग और ये बखूबी उसको समझते हैं राजू सर। और हर साल यहाँ पे मैट्रिक की तैयारी भी कराते हैं और इस साल इनका जो सपना है क्या लग रहा है अगला बार साकार होगा टॉप 10 में आने का? देखिए, हम गारंटी के साथ तो नहीं कह सकते हैं लेकिन प्रयास पूरा रहेगा। चलिए ये सर। तो सर जैसा कि आप सोशल साइंस पढ़ाते हैं, सोशल साइंस में लड़कों किस तरह की तैयारी आप करें? क्योंकि देखा जाता है यहीं से IAS ऑफिसर निकलते हैं। इसके लिए ये रहता है कि इसका नाम सोशल साइंस सामाजिक ज्ञान। सामाजिक ज्ञान हर वो एक जगह है जहाँ पर हम खड़े होते हैं वहाँ सामाजिक ज्ञान चालू होता है और इसको उस स्तर से समझाया जाए, ज़मीनी स्तर से समझाया जाए तो बच्चे उस चीज़ को अच्छे से अडॉप्ट करते हैं और उसको ज़्यादा दिमाग प्रेशर नहीं देना पड़ता है कि हमको याद करना है। ये सबसे बड़ी बात है, याद करना बच्चा उसी समय उसके दिमाग में फिट कर जाता है। तो क्या माना जाए जिस तरह के छात्र के तलाश थी आप लोगों के छात्र मिले थे आप लोग पढ़ाने के लिए? अभी तक क्योंकि बहुत जगह ऐसा होता है कि टीचर चाहता है उसे छात्र नहीं मिल पाते हैं, टीचर का सारा एनर्जी लॉस हो जाता है। यही बात है, लेकिन टीचर और स्टूडेंट का तालमेल भी बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि ये फर्स्ट टाइम नहीं है। इनकी सिस्टर भी अपने बैच की टॉपर रही हैं, यहाँ से डिस्ट्रिक्ट टॉपर रही है, फर्स्ट टाइम नहीं हुआ है। मतलब अभी तक इनका हाईएस्ट स्कोर रहा है 470 नंबर। जी। लेकिन उनकी जो सिस्टर रही वो जिला टॉपर रही है अपने बैच की 2 साल पहले की बात है ये। यानी हमेशा से कुछ नया करने का यहाँ हमेशा कोशिश किया था, नया होता भी है। जी, बिल्कुल हमेशा ऐसा रहा है। हम कभी ऐसा नहीं कि 80% हमेशा बच्चे, कुछ बच्चे लाते ही रहे हैं 80+ स्कोर, लेकिन जैसे ही अब पैटर्न अब चेंज हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग भी देखिए 50-70 उसके अकॉर्डिंग बच्चे लाए हैं। देखा तो सिवान में बहुत बड़े बड़े कोचिंग संस्था है, बहुत बड़े बड़े टीचर लोग हैं और सिवान का जो टॉपर रहा है 472 नंबर 470 नंबर राजू सर कोचिंग से आया। तो क्या माना जाए अगला बार जब रिजल्ट आएगा तो सिवान में टॉपर भी बनेगा और बिहार के टॉप 10 में भी आएगा? अभी आपको हम बताया कि सिवान में टॉपर हम लोग दे चुके हैं, जैसे इनकी सिस्टर रही है नूर सब्बा, तो इनका ये भी अगर स्कूल का थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन रहा होता, स्कूल इस बच्ची को सही से पहचाना होता प्रैक्टिकल में, यस, तो इनका भी सिवान टॉपर यही बने थे, कुछ नंबर से दूर रह गए।
चलिए, तो देखिए अभी हम मौजूद हैं, ये जो जियाई का जो बीडी स्कूल है और यहीं पे कोचिंग संस्था भी चलता है जो शाम को पढ़ाया जाता है सर लोग के माध्यम से, और हर साल कुछ यहाँ से अच्छा रिजल्ट भी आता है। और इस साल भी आया है जो 470 नंबर है। काफ़ी काबिल तारीफ है राजू सर का, क्योंकि ये कोचिंग संस्था जो चलाते हैं इनका साफ उद्देश्य है कि जो भी अगल बगल के जो छात्र हैं जो सही शिक्षा नहीं मिल पाता उसके अभाव में दर दर भटकते हैं, तो ऐसे छात्रों को यहाँ पे बुलाकर एक अच्छा गाइडलाइन देना और सही शिक्षा देकर उनको एक ऊंचाइयों तक पहुँचाने का इनका जो सपना है वो साकार हो रहा है। जैसा कि ये लड़की जो 470 नंबर लाई है वो बिहार में जो टॉपर बनी उनसे कुछ कदम ही दूरी पे हैं, और इनका साफ कहना है सर लोगों का आगामी जो एग्ज़ाम होगा 2023 में उसमें मेरा हर संभव कोशिश रहेगा कि हम टॉप 10 में आए यहाँ से और सिवान के टॉपर भी हम यहाँ से दें। तो और भी कुछ छात्र हैं लॉकडाउन से पूरा अभी उभरा भी नहीं है बिहार उधर है, उसी में आप लोग एग्जाम भी था, तो लॉकडाउन में क्या किसी कठिनाई का सामना करना पड़ा आप लोगों को? कठिनाई का सामना करना पड़ा था, लेकिन टीचर्स बहुत अच्छे थे। हम लोग को जो डाउट्स होता था वो व्हाट्सएप के थ्रू पूछते थे लोग, तो सर क्लियर कर देते थे और टीचर्स का ज़्यादा योगदान रहता था। तो कोरोना की वजह से तो सारा कोचिंग संस्थाएं बंद चल रहे थे उस दौरान, उस समय किस तरह तैयारी आप लोग कर रहे थे ऑनलाइन तरह से? नहीं सर ये हम लोग व्हाट्सएप के थ्रू मतलब जो डाउट्स था वो भेजते थे तो उसी पे वो सॉल्व करके देते। तो आगे का जो एग्जाम होगा उसके लिए आप लोग किस तरह का तैयारी कीजिए, क्योंकि यहाँ से 470 नंबर आ चुके ऑलरेडी कोचिंग का आपका, और प्रयास रहेगा कि इससे अच्छा करेंगे। इससे अच्छा करे लोग। आप क्या कहना चाहती है तैयारी को लेकर अपनी? सर लॉकडाउन में तो मतलब हम लोग बहुत डिप्रेशन में आ गए थे लोग, कैसे पढ़ाई होगा क्या नहीं। तो फिर हम लोग सर से बात की लोग, उसके बाद से कॉल से बात होने लगा। जो भी हम लोग को मतलब पढ़ाई में जो भी दिक्कत होता था तो सर से पूछते थे लोग, तो सर तो अपना टाइम नहीं देते थे, वो बिजी भी रहते हुए भी हम लोग को बताते थे कि ऐसे नहीं ऐसे होगा। उसी वक्त हम लोग का डाउट क्लियर हो जाता था। लॉकडाउन में देखा गया कोचिंग स्कूल कोचिंग सब कुछ बंद हो चुका था, तो ये आप लोग पढ़ाई होता था उस दौरान? जी सर, हम लोग फ़ोन से ही बात करते थे सर से, ऑनलाइन व्हाट्सएप पे? हाँ ऑनलाइन व्हाट्सएप पे भी होता था और कॉल से भी होता था। और वो व्हाट्सएप पे मतलब ऐसे टाइप में तो समझ में नहीं आता था, फिर हम लोग कॉल करके पूछते थे। तो क्या लग रहा है अगर लॉकडाउन नहीं लगा होता, कोरोना का माहौल नहीं होता तो ये टॉप 10 में यहाँ से रिजल्ट आ जाता? जरूर होता है, ऐसा होता है। अगला बार क्या उम्मीद रखा जाए? अगला बार मतलब उम्मीद हम लोग तो हर वक्त मतलब मेहनत रहा और अच्छे से करेंगे लोग कि टॉप 10 में मतलब टॉप लिस्ट में नाम आए। चलिए, तो सर एक चीज़ है कि देखा जा रहा है कि रिजल्ट आते हैं तो जो सबसे करीबी जो दोस्त होते हैं उसमें किसी के ज़्यादा नंबर आ जाए चाहे किसी के कम आ जाए तो उन दोनों में मतभेद होने लगता है, बात करना बंद कर देते हैं, या हमारा समाज जो है जैसे अगर भाई पर्दा है किसी को अच्छा नंबर आ गया तो लोग दोस्त करने लगते हैं, उन लोगों को लेकर क्या कहना चाहिए? दोस्त में थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन जो समाज में है वो क्या बोलते हैं पार्ट ऑफ लाइफ है, और ऐसे लोगों का जीवन में रहना जरूरी है, क्योंकि असली मोटिवेशन आता है तो वहीं से आता है। तो इन लोगों के लिए हम अगर बात कहें तो कहा जाए कि कुछ रीत जगत की ऐसी है कि हर एक सुबह की शाम हुई, तू कौन है तेरा नाम है क्या, सीता भी यहाँ बदनाम हुई, फिर क्यों संसार की बातों से भीग गए तेरे नैना, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। तो उनकी बातों को डिनाई करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए, और क्या बोलते हैं उसको पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ना चाहिए, उनकी बातों को लेकर नहीं चलना चाहिए। और उसे अच्छा देखें तो क्या बोलते हैं, आप क्रिकेट का एग्जाम्पल अगर देखें तो वीरेंद्र सहवाग जो थे उनके सामने किसी दुनिया का कोई बल्लेबाज हो वो अपने बैट से जवाब देते थे। वही जो राहुल द्रविड़ हैं वो अपने डिफेंस से लोगों को जवाब देते, चाहे दुनिया का कोई भी टीम हो, कोई भी कप्तान हो उनके प्रति रणनीति बनाता है तो उनको भेज देते थे, वो अपने दम पे वहाँ पर क्रीज पर खड़े रहते थे, आउट नहीं होते थे। जिंदगी का सेम फंडा वही है कि दुनिया आपको हर नज़र से देखेगी, लेकिन उसको डिनाई करते हुए अपने लाइफ में आगे बढ़ते रहना है, उसको ध्यान नहीं देना है, और जीवन का यही फंडा होना चाहिए, क्योंकि असली मोटिवेशन आता है तो वहीं से आता है। ऐसे लोगों का हमारे प्रति होना जरूरी है।